नमो नमः। आदित्य की आज की क्लास आपके लिए प्रैक्टिस की क्लास है कि प्रश्न कैसे परीक्षा में आते हैं आपके लिए और किस तकनीकी से उसका आप जवाब दे सकते हैं। वो सारी बातें आज के वीडियोज में आपको मिलेंगी, दी जाएंगी, जिससे कि आप अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं अपने पेपर में। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता है पिछले पेट के पेपर में भी 2 शिफ्ट में पेपर हो चुका है, 2 तरीके पर 2 से प्रश्न आपसे कर चुके हैं। व्याकरण से भी देखे होंगे आप, और उसमें क्या कहते हैं कि गद्यांश से भी आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या बेहतर कर सकता है बोर्ड, इसके लिए आपसे क्या कह सकता है, कौन सा पेपर आपसे किस तरीके का प्रश्न आपसे मांग सकता है, उन सारी चीजों पर आपसे ध्यान दिया जाएगा, बात किया जाएगा इस वीडियोज में। तो आज की जो विधि हमारी है वो प्रश्नात्मक विधि है। आज से हम आपसे इस वीडियोज में केवल आपसे प्रश्न के द्वारा आपसे बात करेंगे। हम प्रश्न आपको देंगे, आप उसका जवाब हमें दीजिएगा, ठीक है। उस टाइप से प्रश्न हम आपसे करने वाले हैं। और आपको बता दें कि वो सभी जो सिलेबस है परीक्षा का, उस परीक्षा के अनुरूप जो है हम इसको आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। और हमारा इसमें के साथ सबसे पहला प्रश्न यही होगा, बहुत ही चर्चित प्रश्न आपसे लेकर के हम बात करेंगे कि पहला सवाल यही है कि पद्मावत किसकी रचना है, जिसका पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा है केशवदास, चौथा है देखिए क्या क्या नाम दिया गया। पहला सवाल आपके लिए यही था कि पद्मावत किसकी रचना है, और उसमें पहला जो ऑप्शन बना था तुलसीदास, दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा केशवदास और चौथा संजय लीला भंसाली। कौन बताएगा? आप ही के लिए है, ठीक है। आप देखेंगे कि तुलसीदास प्रसिद्ध थे किसके लिए, तो रामचरितमानस के लिए, ठीक है। केशवदास की जो सबसे प्रसिद्ध रचना थी वो है रामचंद्रिका। ये 2 ऑप्शन निकल गया, ठीक, पहला और तीसरा। अब आपके पास रह गया मलिक मोहम्मद जायसी और संजय लीला भंसाली। तो आपको याद होगा कि पद्मावत जो पिक्चर निकली थी उसके डायरेक्टर थे कौन? संजय लीला भंसाली। तो ये डायरेक्टर थे, ठीक है, न कि लेखक थे। रचनाकार मांगा गया है रचना देकर के आपसे कि किसकी रचना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर थे, ये भी हट गए। अब बचा कौन? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर लग रहा है? कैसे आंसर निकालेंगे ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, ओके एक मिनट इस पर थोड़ा सा आपको चलिए ये करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन होगा थोड़ा इससे बड़ा लिखा जाएगा, ठीक है।
मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं। नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, और अज्ञेय। ये 4 ऑप्शन आपके सामने कि कौन है लेखक इसके, कौन बताएगा? क्या बात है। आप जब जाएंगे रचनाकार के वीडियोस में आप देखेंगे हमारी रचनाकार के वीडियो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही परिश्रम के साथ तैयार की गई है कि आप उसको जो है अच्छे तरीके से अगर केवल 2-3 बार सुन लेंगे तो वो आपको याद रहेगा। और इस तरीके में हमने आपको वहां बताया हुआ है कि अगर यात्रा वृत्तांत आपसे पूछा जाता है अगर परीक्षा में, यात्रा वृत्तांत का मतलब जैसे मेरी यूरोप यात्रा है, मेरी तिब्बत यात्रा है, ये सब जो है यात्रा वृत्तांत के प्रसिद्ध लेखक, और याद रखिएगा आपसे प्रसिद्ध ही पूछा जाएगा, डार्क या उस पे सस्पिशन वाले नहीं पूछे जाएंगे। तो प्रसिद्ध यात्रा लेखक जो है, यात्रा वृत्तांत लेखक जो है वो कौन है? तो आप देखेंगे वो है राहुल सांकृत्यायन। कौन? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो गौर करिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और आ भी रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए, और अगला क्वेश्चन है रासव किसका पर्यायवाची है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके लिए कुत्ते का, दूसरा है भैंस का, तीसरा है हिरण का, और चौथा है गधे का। किसका है, कौन बताएगा? आया? कुत्ते का पर्याय स्वान शब्द से होता है, सारमेय होता है, कुकुर होता है, भैंस का महिषी होता है, ठीक है, हिरण का मृग होता है, तो बच गया कौन? गधा। किसका है? गधे का पर्याय शब्द है कौन? तो राशव शब्द। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप। प्रश्न अगला है परिधान किसका पर्यायवाची है? ठीक है, शब्द पे गौर करिएगा। कपड़ा का, साड़ी का,
पैंट शर्ट का इस तरीके से आपको कंफ्यूजन में भी डाला जा सकता है। आपके प्रश्नों की सोच पर आपको रोका भी जा सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं, वहां रुक जाइए, या आपको सही आंसर आ रहे हैं तो आप एक बार कंफ्यूज हो जाएं। ऐसे भी प्रश्न के लिए आपकी तैयारी बनती रहती है बोर्ड की कि हाँ आपको कंफ्यूजन में भी रखे कि आप फंस जाए, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, कौन सा वाला सही। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आपके लिए, उसमें पहला है कपड़ा, दूसरा है साड़ी, तीसरा पैंट शर्ट, चौथा कुर्ता पैजामा में कहा कि परिधान किसका पर्याय शब्द है। तो आप चाहें तो इसका जवाब अच्छे से निकाल सकते हैं। परिधान का अर्थ क्या होता है? धारण करना या पहनना। ठीक है, तो आप देखेंगे साड़ी भी पहने जाती है, पैंट शर्ट भी पहना जाता है, कुर्ता पैजामा भी पहने जाते हैं, सब पहने जाते हैं। और ये तीनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कपड़ा में। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कपड़ा में। साड़ी भी कपड़ा में आ जाएगा, पैंट शर्ट भी आ जाएगा, कुर्ता पैजामा भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि आप तीनों परिधान बने थे और वो परिधान जो है इसके अंतर्गत समाहित है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तरणीजा किसका पर्यायवाची है? नंबर 1 सूर्य का, नंबर 1 गंगा का, तीसरा नंबर सूर्य का, यमुना का, और चौथा नंबर इंद्र का। अब आप बताएंगे कौन सा आपका सही हो रहा है इसमें। तरणीजा, प्रश्न क्या रखा गया? तरणीजा किसका पर्याय शब्द है? आया? अब आइए चलते हैं। अब याद रखिए, तरणी और तरणी, आपको हम ये जो वीडियो बनी है श्रम सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, उसमें ये चीज आपको बताए हैं। जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या युग्मक शब्द या समानार्थ भिन्नार्थक शब्द, जो सम भिन्नार्थक शब्द दिए हैं, उसमें जो है आपको बताया है। देखिए तरणी और तरणी, तो ये सब तरणी का अर्थ होता है सूर्य और इस तरणी का अर्थ होता है नाव। ठीक, कहीं से भी आप पढ़ेंगे, आपके पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि पढ़ेंगे हम, हमें आएगा। पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पर्याय पढ़े हैं इसका, अब इसके अर्थ के दृष्टिकोण से हम इसका पर्याय निकाल लेंगे। नहीं, हमारे पर्यायवाची में तरणीजा किसका है, तो हम कैसे निकालेंगे इस चीज को, इस चीज का भी गौर कर सकते हैं आप। क्या, कैसे? देखिए, जब आप वहां पढ़े रहेंगे ना श्रम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में कि इस तरणी का अर्थ क्या है? नाव है, और इस तरणी का अर्थ क्या होगा? सूर्य होगा। तो तरणी जा, यानी कि तरणी से उत्पन्न, जा माने उत्पन्न होना, जा का अर्थ क्या? उत्पन्न होना। तो सूर्य से उत्पन्न जो होगा वही इस चारों ऑप्शनों में कोई है कि नहीं है, ये आपको गौर करना है। सूर्य से जो उत्पन्न है वो इसमें है कि नहीं है, तो जो होगा वही वो आपका पर्याय शब्द बनेगा। ठीक है, तो देखा जाए सूर्य का दे दिया तो ये स्पष्ट कट गए, इंद्र भी स्पष्ट कट गए, सूर्य से उत्पन्न नहीं है। सूर्य और इंद्र दोनों सदृश में निकल गए। सूर्य का राजा भाई इंद्र माना जाता है, देवराज,
अब बच गई दो नदियां, एक गंगा और एक यमुना। तो गंगा विष्णुपदी कहा गया है, विष्णु के पैर से उत्पत्ति हुई है। तो जब विष्णुपदी कहा गया है तो उनको वाला भी, इनका वाला भी पॉइंट कट गया है। ठीक, बच गया क्या, यमुना। तो तरणी अर्थात सूर्य से उत्पन्न कौन, यमुना। तो कौन सा पर्याय शब्द बनेगा, सही होगा यमुना। ठीक है ना। इन्हीं को जितने जो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं उसमें जा लगा करके यमुना का पर्यायवाची बना लेंगे आप, निश्चित है। क्या, सूर्य का पर्याय शब्द है भानु, भानुजा। आदित्य, आदित्यजा। अर्क, अर्कजा। मित्र, मित्रजा। भास्कर, भास्करजा। बना देंगे आप उसके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। ठीक है ना। तो देखें अगला क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं कि आरंभ का विलोम शब्द है। तो भाई पहला ऑप्शन है आदि, दूसरा है अंत, तीसरा है प्रारंभ और चौथा है आवश्यक। चार ऑप्शन आपके सामने। आरंभ विलोम शब्द है, तो किसका विलोम शब्द है, कौन बता रहा है। पहला ऑप्शन समझ लीजिए आदि, दूसरा अंत, तीसरा प्रारंभ, चौथा आवश्यक। अब देखिए आरंभ और आदि एक ही है। आरंभ शुरुआत कर देना, ठीक। आदि माने पहले, जो शुरू होता है वो पहले ही होता है। ठीक है। तो अब जो यहाँ पे आप देखेंगे कि आदि, अंत, प्रारंभ, आवश्यक। तो आदि और प्रारंभ सेम हो गए। आदि का विलोम अंत भी बनता है, आप भी जानते हैं। तो आरंभ का विलोम भी क्या होगा, अंत हो जाएगा। प्रारंभ माने शुरू करना, सेम हो गए, इक्वल हो गए। आवश्यक से कोई मतलब ही नहीं है इस प्रश्न से। ठीक, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन के लिए आपको एक शब्द देते हैं हम, स्थावर का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है जंगम, दूसरा है जंगल, तीसरा है गंगा जल, और चौथा है स्थान रहित। बताइए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए जो लेके आए हैं वह देखिए, स्थावर का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन क्या बनाया गया है, जंगम बनाया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या बनाया गया है, जंगल ल बनाया गया है। तीसरा ऑप्शन गंगा जल बनाया गया है। ठीक है, इसको गौर करेंगे आप। तीसरा ऑप्शन है गंगा जल। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो रहा है, ये गौर करिए।
नहीं आया? चले देखिए, स्थावर का अर्थ क्या होता है जानते हैं? एक जगह स्थित। जो आपको हम विलोम शब्द के उसमें दिए हैं, क्या कहते हैं, वीडियो, उसमें आपको विलोम शब्द पर जब चर्चाएं हुई हैं तो उसमें हम आपको बना के दिए हुए हैं कि कैसे समझेंगे आप उसको, किस तरीके में समझेंगे। ठीक है ना? कैसे आपको लगेगा कि हाँ हम वीडियोस देखेंगे तो उसमें वहां पे अर्थ आपको बताए गए हैं शब्दों के। इसके लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि अपनी परीक्षा के लिए वीडियोस एक बार जरूर छोटे से मूल्य के साथ खरीदें। ठीक है? एक जगह स्थित, स्थावर। अब इसमें देखिए, स्थान रहित नहीं होगा, गंगा जल वैसे ही नहीं है, जंगल एक जगह स्थित है तो मान लो ये एक दूसरे के पर्याय बन जाएंगे, तो बचा क्या? जंगम। जंगम का अर्थ क्या होता है? वो चलायमान, एक जगह स्थिर न रहने वाला क्या कहलाएगा? जंगम कहलाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। कहा कि जो विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द है। पहला नंबर प्रवासी, दूसरा नंबर प्रभासी, तीसरा नंबर बहुभाषी, चौथा नंबर मितभाषी। अब आप बताइए कौन सा शब्द सही हो रहा है आपका? जो सही हो रहा हो आप वो बताइए। तो जो विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपसे प्रश्न है। पहला नंबर ऑप्शन में है क्या? आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन है प्रवासी, दूसरा है प्रभासी, तीसरा है बहुभाषी, चौथा मितभाषी। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है आपके लिए? बहुत ही शानदार पॉइंट है, आपकी परीक्षाओं में आया हुआ पॉइंट है। आया? ठीक है, अब देखिए बताते हैं। बहुभाषी किसको कहते हैं? बहुत बोलने वाले को कहते हैं। ठीक, मितभाषी कम बोलने वाला, अब प्रभासी चमकने वाला, और प्रवासी विदेश में रहने वाला। क्या हो गया? प्रवासी विदेश में रहने वाला हो गया। देखिए, पहला ऑप्शन सही। हमने वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द दिया हुआ है, वहां आपको ये बताया है कि अर्थ के अनुसार आप कैसे पकड़ेंगे इसको। ठीक है, तो देख सकते हैं, भाषी का मतलब बोलने वाला। ठीक है, भाषी का मतलब बोलने वाला, तो यहाँ भी भाषी, यहाँ भी भाषी। बहुभाषी अधिक बोलने वाला, मितभाषी कम बोलने वाला। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हो गया प्रवासी और प्रभासी। तो भाष मतलब तो बोलना होता ही है, यहाँ चमकना भी होता है भाष का।
प्रकाशित होना भी होता है, चमकना भी होता है। तो जब भास माने बोलना हुआ, प्र उपसर्ग लगा देंगे तो अर्थ का परिवर्तन करते हुए वो क्या करेगा, वो चमकने का अर्थ बता देगा उपसर्ग के साथ आने पर। तो जब चमकने का अर्थ बता देगा तो ये चमकने वाला हो जाएगा। और वासी, वास माने रहने वाला, प्रवासी माने यहाँ नहीं अन्यत्र रहने वाला। तो जब उपसर्ग लगा देंगे तो अन्यत्र रहने वाला क्या कहलाएगा, प्रवासी कहलाएगा। तो वही कहा कि जो विदेश में रहता हो उसको क्या कहेंगे, प्रवासी कहेंगे। ठीक, समझ में आया। अब आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं कि अच्छे आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, मैना, सुनैना, नैना, नैन रहित। नैना को आपको हम चेंज करके एक काम करेंगे, नैन सहित और नैन रहित। अब आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। कैसे इसका सॉल्यूशन आप करेंगे। आ रहा है किसी को, सबको आ रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा आदमी है आप तो। अब देखिए मैना, ये एक पक्षी का नाम है। क्या है, एक पक्षी है। नैन सहित, तो कहा कि जिसकी आंखें हों। और नैन रहित में क्या कहा, तो इसकी कहा जिसकी आंखें न हो। तो अब क्या हो गया, हमने आपको बताया भी था बहुत पहले कि सु जो उपसर्ग प्रयोग होता है वो सुंदर के लिए होता है। जैसे स्वागत शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, तो स्वागत में सु उपसर्ग लगा होता है। तो स्वागत हम किसका करते हैं, तो कहा कि जो सुंदर तरीके से आगत हो। आगत माने आए, सबका स्वागत थोड़ी कर देंगे। आया दरवाजे पे गाली देके चला गया, हम उसका स्वागत किए ना। जो सुंदर तरीके से आया हो उसका हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। इसीलिए उसका नाम स्वागत रखा गया, सुंदर तरीके से आया। उसी तरह से कहा कि अच्छे आंखों वाली स्त्री, जिसकी आंखें अच्छी होंगी। उन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन उसके लिए आप चुनेंगे। तो कह दे अगर आंखों वाली स्त्री तो नैन सहित कुछ हद तक, आंखों वाली स्त्री चाहे आंखों वाला पुरुष, तो नैन सहित हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट जोड़ दिया क्या कि अच्छे आंखों वाली या सुंदर आंखों वाली। तो अब कहा कि आंखों वाली स्त्री कह लेता, आंखों वाला पुरुष कह लेता, नैन सहित हो जाता। चलो भाई बात है, कहा भी है जिसकी आंखें हों। तो अब कौन सा शब्द बचा हमारे लिए, सुनैना। तो सुनैना शब्द बचे है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुंदर आंखों वाली स्त्री, अच्छे आंखों वाली स्त्री क्या कहलाई, सुनैना कहलाई। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एक पॉइंट आपके लिए दे रहे हैं यहां से, और वो है मनोरथ का
संधि विच्छेद है। ठीक है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है आप देखेंगे, मनोधन रथ, दूसरा है मन धन रथ, तीसरा है मन धन रथ, और चौथा है मनोर्धन था। इसका चुनिए आप कि कितना हो रहा है, आपका कौन सा आंसर आ रहा है आपसे। आया किसी का, कौन सा आया, कितने लोग बना रहे हैं। संधि के प्रकरण में आपको हमने बताया ये चीजें, आपके लिए बहुत शानदार चीजें बताई। संधियां कितने प्रकार की होती हैं आपको हमने बताया भी है कि हमेशा याद रखिएगा कि संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहला कौन सा है, स्वर है, दूसरा कौन सा है, व्यंजन है, और तीसरा कौन सा है, तो विसर्ग है। ठीक, तो इन 3 प्रकार की संधियों में जो, और ये भी बताया आपको संधि हमेशा प्रथम पद के अंत में और दूसरे पद के प्रथम में होती है, चाहे तीनों में से कोई भी हो। तो जब आप इस चीज को देखेंगे कि कौन से संधि इसमें लागू हो रही है, तो हमने आपको स्वर संधि में कहा कि दोनों पदों में स्वर लगे रहेंगे, दूसरे में कहा कि दोनों पदों में से कोई एक पद का व्यंजन होगा, विसर्ग में कहा कि हमेशा प्रथम पद के अंत में विसर्ग लगे रहेंगे। तो एक ऑप्शन इसमें विसर्ग का दिया हुआ है। ठीक, अब मान लेते हैं कि एक पद विसर्ग का दिया हुआ है, 3 अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, तो अगर एक टेक्निक पे माने तो इसको कि ये पॉइंट आपका सही हो रहा है, तो अब इसको अन्य और भी सही कैसे करेंगे, कैसे टेक्निकल वो रूप में सही करेंगे कि आप देख सकते हैं कि, तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो है ये कैसे हम सही करेंगे। तो आपको विसर्ग संधि के पॉइंट में हम आपको दिए हैं, जाकर के आपके विसर्ग संधि का जब वीडियोस देखेंगे आप, तो वह मिलेगा, क्या मिलेगा वहां पे कि विसर्ग संधि के हमने जो नियम नंबर 3 या 1 लिखवाए होंगे, वहीं पर ये पॉइंट होगा कि मन शब्द है, अध शब्द है, पूर्व शब्द है, पय शब्द है, ठीक है, और सत है, रज है, तम है। इनसे, इन शब्दों से जुड़े हुए जो शब्दावली आपको प्राप्त होगी, हमेशा याद रखिएगा कि वो विसर्ग संधि की होगी। जैसे मनोरथ में पूछ दे कि ये तो संधि विच्छेद है, कौन सी संधि है, तो वहां विसर्ग संधि होती है, और विसर्ग संधि में हमेशा जो है पॉइंट विसर्ग से बनता है। तो मनः धन रथ आपका सही होगा ये ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम आपके प्रश्नात्मक ही लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज में। नमो नमः आदित्य।